नमस्कार, मैं रविश कुमार। मध्यावधि चुनाव 2012 आज आखिरी दिन, फाइनल। ईरान से लौट रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीच हवा में कहा कि अगर मुझे इस्तीफा देना होता तो मैं यहां नहीं होता। विपक्ष को समझना चाहिए, बीजेपी 2014 तक इंतजार कर ले, लेकिन चुनावी रणनीतियां 5 साल का इंतजार नहीं करती। वो अभी से धरातल पर बनने और उभरने लगी हैं। जंतर मंतर पर जगह बना रही बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कें और रेल जाम कर देंगे, एक दिन के लिए नहीं बल्कि महीनों के लिए। मुलायम सिंह यादव ने टीडीपी और लेफ्ट के साथ आज संसद परिसर में धरना दिया। इस पर बीजेपी के शाहनवाज ने चुटकी ली और कहा कि सरकार से समर्थन वापस लें, फिर विरोध करें, और लेफ्ट तो बी टीम है कांग्रेस की। शिवानंद तिवारी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में जेडीयू की तरफ से लिखा है कि दंगों में बीजेपी की विधायक और मोदी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी के दोषी पाए जाने से गुजरात के राजनीतिक प्रशासन और सत्तारूढ़ दल पर गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन वे यह भी कह रहे हैं, और ध्यान से सुनिए, इसका जेडीयू और बीजेपी के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। हमारा संबंध सिर्फ बिहार तक सीमित है, लेकिन हम गैर कांग्रेसी गठबंधनों में जनसंघ के जमाने से ही साथ रहे हैं। इसीलिए चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू के अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तिवारी ने यह भी लिखा है कि नीतीश कुमार दावेदार नहीं है, मगर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्लीन और सेकुलर हो। क्या ये सारे बयान चुनावी नहीं हैं? 2014 तक सरकार रहेगी, लेकिन तब तक राजनीति सोती नहीं रहेगी। मध्यावधि चुनाव 2012 में आज फाइनल देखेंगे हम अपने खास पैनल के साथ। पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमारा चुनावी चक्का कैसा बन रहा है। ये यूपीए का चुनावी चक्का है। 543 में से लगभग हम 445 सीटों का अनुमान पिछले 4 दिनों में बता चुके हैं, जिसके हब में कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस 108 और बीजेपी 114। अभी तक ये बीजेपी की 2009 की सीट जैसी है। अभी 100 सीटें और जुड़ेंगी तो इसमें शायद कुछ बदलाव आएगा। और किनारे किनारे जो यूपीए के घटक दल हैं वो किस तरह से एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, ये देखिए। ममता बनर्जी, मायावती, मुलायम, शरद पवार, बाल ठाकरे हैं। ये सारे लोग जो हैं ये वो क्षेत्रीय दल हैं जो बीजेपी या कांग्रेस के साथ मिलकर यूपीए एनडीए बनाएंगे। अब इसमें एक हम एनडीए का अलग से देख लेते हैं कि एनडीए का क्या सिनेरियो बन रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, एनडीए के पास 159 सीटें अभी तक पिछले 4 दिनों में जितने राज्यों के अनुमान हमारे पास आए हैं। नीतीश कुमार 25 सीटें ले रहे हैं बिहार से। इसमें और शिरोमणि अकाली दल है, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, बीजेपी है और बाल ठाकरे। यही 4 लोग हैं अभी एनडीए में। लेकिन इनको अगर बड़ा गठबंधन बनाना पड़ेगा तो बाहर से भी सहयोगी लाने की जरूरत पड़ेगी। और एक तीसरा देख लेते हैं सिनेरियो, एक जो तीसरा मोर्चा जो है वो भी देख लेते हैं जरा सा कि उसकी क्या हालत है। ये है तीसरा मोर्चा, 110 सीटें हैं। ये खुदरा खुदरी मिलाकर इनका क्या रुख रहेगा। इसमें मुलायम भी हैं, जेडीएस है कर्नाटक से, लेफ्ट पार्टियां हैं, बीजू जनता दल हैं और जगमोहन रेड्डी हैं, मायावती भी हैं, क्योंकि उनका अभी स्पष्ट नहीं है कि वो यूपीए के साथ रहेंगी या एनडीए के साथ जाएंगी। ये आपको देखना पड़ेगा। अब सिनेरियो की बात कर लेते हैं, यानी समीकरण की। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि गठबंधन का दौर कायम है। हमारे मिड टर्म पोल में भी किसी एक राष्ट्रीय पार्टी को लैंडस्लाइड यानी भारी बहुमत नहीं मिल रहा। कांग्रेस कमजोर हो रही है, लेकिन क्या सेकुलर राजनीति के नाम पर कांग्रेस का कोई चांस है? अगर कांग्रेस का चांस नहीं है तो क्या कांग्रेस किसी का चांस बना सकती है? मुलायम सिंह का या मोदी विरोध के नाम पर नीतीश कुमार का? बीजेपी का सिनेरियो क्या है? नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव के बेंचमार्क हैं, तो एनडीए के भीतर भी बेंचमार्क हैं। अगर बीजेपी को 99 की तरह 182 सीटें मिल जाएं या इससे भी ज्यादा तो मोदी को रोकना मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी इस तरह से सीटें हासिल करती दिख नहीं रही है। तो मोदी के नाम पर एनडीए का गठबंधन कैसा होगा? बाहर से कौन सा दल एनडीए के भीतर आने वाला है और भीतर से कौन दल बाहर जाएगा, या एनडीए में ही नीतीश का कोई चांस बन जाएगा? ये है आज का हमारा। और हम जल्दी से आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ हैं रविशंकर प्रसाद जी हैं, मणिशंकर अय्यर हैं। दोनों आप रविशंकर जी कांग्रेस बीजेपी के सांसद, मणिशंकर जी कांग्रेस के सांसद, अभय कुमार दुबे संपादक सीएसडीएस, विनोद शर्मा राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, आर राजगोपाल साहब वरिष्ठ पत्रकार, जीवीएल नरसिम्हा राव राजनीतिक समीक्षक हैं, बीजेपी से भी जुड़े हैं, हरीश रावत साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम जल्दी से माफी चाहते हुए जल्दी से राजस्थान और तमिलनाडु की तस्वीर देख लेना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने कल अपने दर्शकों को नहीं बताया था। राजस्थान से जो तस्वीर आ रही है, वसुंधरा राजे को देखिए किस तरह से
वापस आओ वसुंधरा, 66% लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अशोक गहलोत की यहाँ काफी लोकप्रियता कम हुई है। ये कांग्रेस के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अभी तक के सर्वेक्षणों में सबसे ज्यादा ये नुकसान उठा रहे हैं। और इसका सीटों पर क्या असर पड़ रहा है वो हम देख लेते हैं। राजस्थान में 54% लोग मान रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने खराब प्रदर्शन किया है और इसके लिए 57% लोग अशोक गहलोत को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो इसका असर नतीजे पर काफी खतरनाक पड़ेगा। 25 लोकसभा सीटें आपके राजस्थान में, जहां बीजेपी को पिछली बार 4 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी यहां काफी बढ़ रही है, 19 सीटें अकेले हासिल कर रही है। और कांग्रेस जो है वो 20 से घटकर 5 पर आ रही है। तो बीजेपी के लिए एक तरह से राजस्थान सबसे अच्छा राज्य है, जहां पर वो एक मजबूती से अकेले अपने दम पर उभर कर आ रही है। हम चलते हैं दक्षिण, जहां देख लेते हैं कि दक्षिण का क्या हाल रहा है। दक्षिण में आप तमिलनाडु की ये राजनीति है कि 50% लोग जयललिता के साथ हैं और करुणानिधि अभी तक पीछे चल रहे हैं। स्टालिन भी कुछ मिलके कोई गुल नहीं खिला पा रहे हैं। एक तरह से औसत से ऊपर जयललिता सरकार का कैसा प्रदर्शन रहा, तो 58% लोग मानते हैं कि औसत से अच्छा कर रही हैं और 42% लोग मानते हैं तमिलनाडु में कि जितना सोचा था उतना नहीं कर पा रही हैं। तो एक तरह से इसका अब एक घोटाले का देख लेते हैं कि डीएमके घोटाले में नेता शामिल हैं, तो उसका क्या अभी तक कोई असर पड़ रहा है 2G घोटाले का। अभी भी 59% लोग मान रहे हैं कि वहां 2G घोटाले का असर है। लोगों ने याद रखा हुआ है इस 2G घोटाले को, भले ही दिल्ली की राजनीति अब कोयला के से काली हो रही है। लेकिन अब देख लें जल्दी से तमिलनाडु में जो 39 सीटें हैं, काफी सीटें हैं यहाँ पर, 39 सीटें हैं। यहाँ पर जयललिता की पार्टी जो है 10 सीटें लेकर आई थी 2009 में, यहाँ डबल हो रही है, 20 सीटें लेकर आ रही है। उनका जो पूरा अलायंस है वो 10 से 20 पर जा रहा है। डीएमके जो है वो काफी घट रहा है, 27 से 18 पर आ रहा है। इसमें कांग्रेस भी है, जो कांग्रेस 8 से घटकर 6 पर आ रही है। तो तमिलनाडु भी एक ऐसा राज्य है राजस्थान के साथ, आज भी कांग्रेस के हिसाब से जो दोनों राज्य हैं काफी नुकसानदेह हैं। एक अब तक हम देख लें नतीजे में जो टॉप 10 पार्टियां रही हैं जो अलायंस बनाएंगी, उनका हम फटाफट देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज अभय कुमार दुबे ने लेख लिखा दैनिक भास्कर में कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, टूट रही है, दरक रही है, तो बीजेपी क्या हो रही है, वो सरक रही है कि नहीं? वो सरक रही है। बीजेपी जो है वो पूर्वानुमान हमारे हिसाब से 143 सीटें हासिल कर रही है 116 की तुलना में। कांग्रेस 206 से घटकर 127, समाजवादी पार्टी 23 से 33, ये तीसरे नंबर की पार्टी है। ममता की पार्टी 19 से 27 पर जा रही है और नीतीश की पार्टी जो है वो 20 से 25, ये अलायंस नीतीश का अलग से रखा है, 25 जा रही है। लेफ्ट जो है वो 24 से बढ़कर 25 और वाईएसआर कांग्रेस 0 से 21, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक तरह से लॉलीपॉप है। जयललिता की पार्टी 17 पर जा रही है, बीजेडी 16 और बीएसपी 21 से घटकर 15 पर आ रही है। तो ये टॉप 10 पार्टियां हैं जो अलायंस, किसी भी अलायंस की शक्ल को बना देंगी या बिगाड़ देंगी। तो हम अब बात करते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के सिनेरियो के बारे में। हमारे जो गेस्ट बाहर हैं रविशंकर जी, हम आपसे चाहते हैं कि जरा सा ध्यान से आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। साइड में जो बीजेपी, जो 4 एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी तस्वीरें हैं। मोदी के हिसाब से अगर आप देखें कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए क्या क्या जुटान होता है। ये 188 है अभी तक चारों गठबंधन के हिसाब से। आडवाणी को भी एक कॉलम में रखा है हमने और नीतीश कुमार को भी एक संभावना के रूप में देखा है। 188, 188, 188। अब मोदी के नाम पर क्या जेडीयू, बीजेडी, टीएमसी आएंगे, ये अपने पैनल से बात करेंगे, इसलिए यहां पर ब्लैंक है। लेकिन आडवाणी के नाम पर ये तीनों दल आ सकते हैं, इसलिए 68 सीटें आडवाणी और सुषमा या जेटली के नाम पर हैं और इतनी ही सीटें नीतीश के नाम पर जुट जाती हैं। बीएसपी या जेकेएनसी, इनका आडवाणी या मोदी के नाम पर शायद कोई संबंध ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी एक संभावना में 18 नीतीश के साथ जुड़ जाए और जो अन्य हैं वो हर जगह बराबर हैं, 29, 29, 27। तो ये एक तरह से जो बीएसपी, जेकेएनसी, जेडीयू, बीजेडी, टीएमसी, ये 5 ऐसे दल हैं जो एनडीए के फॉर्मेशन को प्रभावित करेंगे। और हम एक बार जल्दी से आ जाएं, एक बार देख लें कि सत्ता के लिए कांग्रेस का क्या दांव रहेगा। तो कांग्रेस का गठबंधन अभी इस वक्त बड़ा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दल हैं, तो मिलाकर 231 पर आ रहे हैं। 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीएसपी बाहर से राहुल गांधी को दे सकती है समर्थन या नीतीश को समर्थन दे सकती है, मुलायम सिंह यादव को समर्थन नहीं दे सकती है क्योंकि ये भी उस फॉर्मेशन के काफी क्लोज हैं। हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। जेडीयू, टीआरएस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, बीजेपी, टीडीपी, बीजेडी, माफ कीजिएगा, बीजेडी, टीडीपी और लेफ्ट जो है,
वो राहुल गांधी के साथ कभी नहीं जाएंगे, नीतीश के साथ आ सकते हैं, इनका टोटल 17 होता है, 77 होता है। मुलायम के साथ भी ये लोग आ सकते हैं और आरजेडी सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी फॉर्मेशन में साथ रहेगी। जो अन्य हैं वो सब किसी के साथ जा सकते हैं, वो सबके हैं। तो एक तरह से कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन नीतीश को यहां ज्यादा समर्थन मिल रहा है। एक तरह से अगर मोदी विरोधी चुनाव के बाद अगर ये लाइन लेते हैं तो शायद ये दोनों ही फॉर्मेशन में, एनडीए के फॉर्मेशन में, विकल्पों के फॉर्मेशन में और यूपीए के फॉर्मेशन में, एक ऐसा खिलाड़ी जो बार बार कह रहा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, उसकी संभावना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी 3 बार कहा था नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बन गए थे। और मुलायम सिंह यादव का भी एक चांस बन रहा है। लेकिन आप बीजेपी में देखिए कि 3 में से 2 चांस बन रहे हैं। अभी तक ये चुनाव मोदी बनाम रेस्ट में डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी के नाम से डिक्लेयर हो जाए तो ये सारे समीकरण जो हैं आपके बदल सकते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.